तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2004 में आई रोमांटिक ड्रामा मूवी बिफोर सनसेट की कहानी से रूबरू कराऊंगा। इस बिफोर सीरीज के 3 पार्ट हैं। इसके फर्स्ट पार्ट यानी बिफोर सनराइज की कहानी को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस बिफोर सीरीज की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को देखने के बाद बिफोर सनराइज वाली वीडियो भी देख लें। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखा था, जेसी और सेलिन ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत सी रात बिताई थी और बिना अपना नंबर एक्सचेंज किए हुए 6 महीने बाद मिलने का एक दूसरे से वादा किया था। बस एक मिलने की डेट डिसाइड की गई थी, वो थी 16 दिसंबर 1995 और अब उस इंसिडेंट के लगभग 9 साल बीत चुके हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें जेसी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जो कि पेरिस में हो रहा होता है। फिल्म के अनुसार जेसी ने एक नोवेल लिखी होती है, जिसमें उसने सेलिन के साथ बिताए गए पलों को काफी खूबसूरती से लिखा हुआ होता है और जो आज बेस्ट सेलिंग नोवेल बन चुकी होती है। और इसी सिलसिले में जेसी पेरिस आया हुआ होता है। यहाँ पर रिपोर्टर उससे नोवेल से रिलेटेड काफी सवाल पूछ रहे होते हैं, जिसमें सारे लोग इस बात को जानने की इच्छा रख रहे होते हैं कि आखिर इस नोवेल वाले कपल के साथ क्या हुआ, ये दोनों आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इन सारे सवालों से जेसी कहीं न कहीं सेलिन को मिस करता हुआ पूरे दिल से उसे याद कर रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि सेलिन उसके सामने है। वो समझ नहीं पा रहा होता है ये हकीकत है या फिर उसका ख्वाब। यहाँ पर जेसी खुद को संभालता हुआ फिर से उसी डायरेक्शन में देखता है, जिसके बाद उसे सच में सेलिन दिखाई पड़ती है। सेलिन को यूं सामने देखकर जेसी अपने मैनेजर को कहता है, मुझे एक फ्रेंड से मिलना है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुम यहीं खत्म कर दो। जिस पर जेसी का मैनेजर कहता है, सर आपकी आज शाम में तो फ्लाइट है। अपने मैनेजर की बात सुनकर जेसी जवाब देता है, मुझे पता है, मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम मुझसे वहीं मिलना। इतना कहने के बाद जेसी सेलिन के पास पहुंचता है। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों एक्साइटेड होने के साथ साथ कंफ्यूज होते हैं कि बात कहां से शुरू की जाए। आखिरकार सेलिन जेसी को उसके नोवेल के सक्सेस की बधाई देती है और फिर दोनों टहलते टहलते आगे बढ़ते हैं। आगे जेसी सेलिन से पूछता है, वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है तुम्हें कैसे पता चला आज मैं यहाँ हूँ? जिस पर सेलिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने तुम्हारी नोवेल पढ़ी है और आए दिन तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में आते रहता है कि तुम कहाँ हो। न्यूज़पेपर से ही मुझे पता चला तुम आज पेरिस में होगे और मैं बस तुमसे मिलने चली आई। दोनों टहलते टहलते एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां सेलिन खुद को नहीं रोक पाती और जेसी से पूछती है, क्या तुम 16 दिसंबर को आए थे? सेलिन की बात सुनकर जेसी कुछ नहीं बोलता, जिस पर सेलिन को लगता है शायद जेसी भी नहीं आया था और वह एक लंबी सांस लेते हुए जेसी को कहती है, थैंक गॉड तुम नहीं आए थे। पता है उस साल एग्जैक्ट 16 दिसंबर को ही मेरी ग्रैंडमा गुजर गई। मैं इस हालत में नहीं थी कि आ पाऊं, लेकिन उसके बाद मैं हर दिन हर रात खुद को कोसती थी, अगर तुम आए होते तो मेरे बारे में कितना गलत सोचते। तभी इतना बोलते बोलते सेलिन चुप हो जाती है और जेसी से पूछती है, अच्छा तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था तब मैं नहीं आ पाई थी, तुम बताओ तुम क्यों नहीं पहुंचे थे? जेसी अभी भी चुपचाप होता है। जेसी की खामोशी देखकर सेलिन समझ जाती है जेसी उस दिन आया था। जिसके बाद सेलिन जेसी से माफी मांगते हुए कहती है, मैं कितनी बुरी हूँ, तुम मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे होगे। मैं ठीक से एक प्रॉमिस भी नहीं निभा सकती, प्लीज यार तुम मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। आगे जेसी कहता है, मुझे लगा ही था कोई न कोई बड़ी वजह रही होगी तुम्हारे न आने की। मैंने सूरज ढलने तक उस दिन तुम्हारा वेट किया। खुद को मैंने उस दिन कई बार कोसा, काश मैंने नंबर एक्सचेंज करने का रूल न बनाया होता। वेट करते करते थक हार कर उस जगह की दीवार पर मैंने अपना नाम और नंबर लिख दिया, ताकि तुम कभी भी वहां आओ तो मुझसे कांटेक्ट कर सको। अगर हमने उस दिन अपने नंबर को एक्सचेंज किया होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती। जेसी की बात सुनकर सेलिन और भी बुरा फील करने लगती है, पर कुछ क्षण बाद खुद को संभालती हुई जेसी के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां पर वह जेसी के मूड को फ्रेश करने के लिए या फिर उसके मूड को चेंज करने के लिए उसे छेड़ते हुए कहती है, तुमने अपने नोवेल में जिस लड़की का जिक्र किया था वो कितनी बेवकूफ लड़की थी ना। बिना कुछ सोचे समझे किसी अनजान लड़की के साथ स्टेशन पर उतर जाती है और पता नहीं क्या क्या काम करती है।
जवाब में जैसी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उस लड़की को बेवकूफ बता रही हो जो आज मेरे लिए खास है। मुझे लगता है नोबेल वाली लड़की दुनिया की सबसे समझदार लड़की थी। आगे जैसी सेलिन से पूछता है, तुम बताओ तुम आजकल क्या कर रही हो। जवाब में सेलिन कहती है, मैं एक एनजीओ के लिए काम कर रही हूँ जिसमें हमारे एनजीओ वाले इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली भी गई थी इसी सिलसिले में और वहाँ की फैक्ट्री से निकल रहे पॉल्यूशन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट किया था। आगे सेलिन एक्साइटेड होकर जैसी से पूछती है, तुम बताओ तुम्हारा नोबेल के अलावा क्या चल रहा है। जिस पर जैसी जवाब देता है, मेरी शादी के 5 साल गुजर चुके हैं, मेरी वाइफ एक टीचर है और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है। मेरी मैरिज लाइफ उतनी कुछ खास नहीं चल रही है। मैं अक्सर वाइफ में उसी केमिस्ट्री को ढूंढता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ 9 साल पहले फील किया था और इसी कारण अक्सर हम दोनों के झगड़े भी होते हैं। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हम दोनों को दूर रहना पड़ता है। मैं बस एक पिता और एक हस्बैंड होने की ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ और कुछ इसी तरह से जिंदगी बिना एहसास के आगे बढ़ती जा रही है। आगे जैसी सेलिन से पूछता है, तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। जिस पर सेलिन कहती है, नहीं, पर मैं एक फोटोग्राफर को डेट कर रही हूँ जो अभी अपने काम के सिलसिले में इंडिया गया हुआ है। मुझे भी इस फोटोग्राफर के साथ वो एहसास नहीं मिलता जो मैंने तुम्हारे साथ 9 साल पहले फील किया था। मैंने कई और लोगों के साथ अपनी आगे की लाइफ बिताने की सोची पर किसी के साथ मुझे वैसा फील नहीं हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ फील किया था। ये दोनों ये सारी बातें करते हुए रेस्टोरेंट से निकलकर एक बोट में बैठ जाते हैं जहां जैसी अपनी मैरिज लाइफ को याद करता हुआ लंबी सांस लेकर सेलिन से कहता है, मेरी नींद जब भी सुबह बेड पर खुलती है तो मैं तुम्हें वहां ढूंढता हूँ। तुम्हारी यादों को ताजा रखने के लिए ही मैंने नोबेल लिखी थी। वो बात अलग थी कि मेरी नोबेल बेस्ट सेलिंग नोबेल बन चुकी है। मैं तुम्हें हमेशा इस कदर मिस करता हूँ कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ बिताए गए इंसिडेंट या फिर तुम दिखाई पड़ते हो। आगे जैसी इमोशनल होकर थोड़ा गुस्साते हुए सेलिन से कहता है, यार तुम्हें उस दिन आना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आई उस दिन। जैसी को इमोशनल होते देख सेलिन जैसी को संभालती हुई कहती है, झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। अगर हम मिल भी जाते तो हमारे बीच में झगड़े होते और हमारे रिलेशनशिप में भी कॉम्प्लिकेशन आती। हाँ, ये बात अलग थी कि हम दोनों एक साथ हुए होते तो हम दोनों के बीच में झगड़े थोड़े कम होते। यहाँ पर सेलिन जैसी को शांत करती है और जैसी के शांत हो जाने के बाद वह बोट को किनारे करवा कर बोट से उतर जाती है। जैसी भी बोट से सेलिन के साथ उतरता है जहाँ इन दोनों के सामने जैसी का ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ होता है। जैसी आगे अपनी गाड़ी से सेलिन को उसके घर पर छोड़ने को कहता है, जिस पर सेलिन हंसी खुशी राजी हो जाती है। गाड़ी में जैसी सेलिन से पूछता है, क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो। जिस पर सेलिन अपनी भरी हुई आंखों से जवाब देती है, आज तुम 9 साल बाद मुझे मिले हो, वो भी शादीशुदा। ये तुमने ही रूल बनाया था कि हम दोनों अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे और ना ही कोई किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आज इसी वजह से मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। मैं आज भी उस रात को नहीं भुला पाई हूँ। मैंने बहुत सारे लड़के को डेट किया पर मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला आज भी नहीं मिला और इसी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की है। तुमने अपनी फीलिंग नोबेल के जरिए लोगों को बता दी है, पर भला मैं अपनी फीलिंग कैसे किसे बताती। मैंने उस रात में बिताए गए पलों को इतना मिस किया है कि उसे बार बार याद करके मैंने एक सॉन्ग लिख डाली है। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है मैं उस रात को याद कर अपने लिखे गए गाने को गुनगुना लेती हूँ, जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता है। मुझे हमेशा से तुमसे न मिलने का रिग्रेट रहा है। मुझे जब से पता चला है तुम पेरिस आने वाले हो तब से मेरी इच्छाओं को उड़ान मिली है और मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड होकर भागी भागी यहाँ चली आई हूँ। सेलिन ये सब कहते कहते काफी इमोशनल हो चुकी होती है और अब माहौल ऐसा हो चुका होता है कि दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी अधूरा फील करने लगते हैं। दोनों बार बार वियना की गलियों में बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करते रहते हैं, जिसके कुछ देर बाद ये दोनों सेलिन के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां जैसी सेलिन को उसके द्वारा लिखे गए गाने को सुनने की रिक्वेस्ट करता है। जैसी को फ्लाइट में देर ना हो इस वजह से सेलिन शुरू में राजी नहीं होती है, पर अपने प्यार को बार बार जिद करते देख वह राजी हो जाती है और जैसी को लेकर अपने कमरे में पहुंचती है, जहां पर वह अपनी गिटार के साथ अपने लिखे गए सॉन्ग को गाना शुरू करती है, जिसकी कुछ लाइनें इस प्रकार थी। वो रात तुम्हारे लिए बस एक रात होगी जैसी, पर वो रात मेरे लिए पूरी जिंदगी थी।
मुझे वो रात इतनी हसीन लगी जो शायद मैं अगले जन्म में भी नहीं भुला पाऊंगी। वो रात ऐसी थी जो मुझे स्पेशल होने की बात याद दिलाती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए दुनिया में अगर कोई रोमांटिक चीज है तो वो है वियना की गलियों में जैसी के साथ बिताई गई रात। इस प्यारे से गाने की लाइनों को सुनने के बाद दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी जगह होगी। अब जैसी के फ्लाइट का टाइम हो चुका होता है, इसीलिए जैसी सेलिन से विदा लेता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी अधूरी है। इसके आगे की कहानी बिफोर मिडनाइट में दिखाई गई है। अगर आप बिफोर सीरीज के अगले पार्ट यानी बिफोर मिडनाइट को देखना चाहते हो तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। 5000 लाइक्स आते ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी बिफोर मिडनाइट को एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, जाते जाते मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जिंदगी में एक बार इस रोमांटिक फिल्म को जरूर देखें। आपको ये फिल्म पक्का पसंद आएगी। इस मूवी को बस सिंगल क्लिक में डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए बस आपको टेलीग्राम पर देसी बुक सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।